हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग बिहार के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित है, जिस पर एक पार्ट जारी हो चुका है और उससे रिलेटेड रेस्ट मटेरियल्स को लेकर के आज विद्यापीठ आप सभी के समक्ष है। और यह है मेगास्थनीज का विवरण पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने मेगास्थनीज के परिचय के बारे में पढ़ा है। मेगास्थनीज ने राजा के बारे में क्या कहा, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज रेस्ट भाग की चर्चा करते हैं। और आज हमारे टॉपिक्स हैं समाज और जाति, प्रशासन तथा सेना। मेगास्थनीज ने जो मौर्य समाज का विवरण दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन समाज एक उन्नत समाज हुआ करता था। सामाजिक व्यवस्था मजबूत हुआ करती थी। जैसा कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि समाज तथा व्यक्तिगत नैतिकता का स्तर श्रेष्ठ था। इससे क्लियर होता है कि मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्यकालीन समाज एक अच्छी स्थिति में थी, क्योंकि व्यक्तिगत सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिकता का स्तर श्रेष्ठ था। इसके बाद एक ऐसा ही पॉजिटिव पॉइंट मौर्य समाज के बारे में बताया है कि मौर्यकालीन समाज में चोर तथा डाकू नहीं हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा या व्यवस्थित समाज का उदाहरण होगा, सभ्य समाज का उदाहरण होगा। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस के अलावे बीपीएससी में या अनदर पीसीएस में आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि इसका तर्क यह है कि मेगास्थनीज ने एक आदर्श समाज का विवरण दिया है, और इसके विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल का समाज एक आदर्श और व्यवस्थित समाज था, क्योंकि नैतिकता का स्तर उच्च था, चोर तथा डाकू नहीं थे, बलि प्रथा का प्रचलन था, जैसा कि उल्लेख ने किया है मेगास्थनीज ने। और लोगों में लोग सोम रस या शराब से परिचित थे। तो भारतीय समाज में नशा या मादक पदार्थों का सेवन आरंभिक काल से ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैदिक काल में भी सोम रस और चूड़ा रस का उल्लेख मिलता है। और मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य काल के जो लोग थे वो सोम रस और शराब से परिचित थे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल के एक आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है, या मेगास्थनीज के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल का समाज एक आदर्श समाज था, जिसका एक उदाहरण या प्रमुख उदाहरण यह भी है कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक हुआ करती थी, बहुत ही प्रमुख। हालांकि बहुविवाह का प्रचलन था और सती का भी कुछ उदाहरण देखने को मिला है। बहुविवाह का प्रचलन था, सती का भी कुछ उदाहरण देखने को मिला है, लेकिन ये सभी में, पूरे समाज में नहीं। मेगास्थनीज के अनुसार कुछ ही समूह के लोगों में, खासकर कुलीनों में, जो उच्च जाति के लोग थे, जो उच्च कुल के लोग थे, उनमें बहुविवाह और सती प्रथा का प्रचलन था, अन्यथा नहीं। तो मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि मेगास्थनीज के विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। इसके बाद मेगास्थनीज ने विवरण दिया है इस काल के कुछ धार्मिक पक्ष की, और इसने दो देवता की चर्चा की है, एक डायोनिसस और एक हेराक्लीज। एक डायोनिसस और एक हेराक्लीज। इसने कहा है कि पाटलिपुत्र के लोग दो यूनानी देवता की पूजा करते थे। यूनानी देवता, तो भाई भारत के लोग यूनानी देवता की पूजा क्यों करेंगे? एक्चुअली था क्या कि ये भारत के ही देवता थे, जिसको, चूँकि मेगास्थनीज तो भारत का था नहीं, यहाँ के समाज के कुछ बिंदुओं को इसने
नहीं भी समझा है या जिस रूप में समझा है, विवरण दिया है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मेगास्थनीज के विवरण में निष्पक्षता है। भले ही जिसको वो नहीं समझ पाया है सही ढंग से, तो अपनी समझ के अनुसार उसने व्यक्त कर दिया है, ये अलग बात है। जैसा कि इसने कहा कि भारत के लोग दो यूनानी देवता की पूजा करते थे, डायोनिसस तथा हेराक्लीज, और जब इनकी पहचान की गई विद्वानों द्वारा तो डायोनिसस की पहचान भगवान शिव के रूप में होती है और हेराक्लीज की पहचान भगवान कृष्ण के रूप में होती है। तो ये भारतीय देवता थे, लेकिन मेगास्थनीज को लगा कि ये यूनान के देवता हैं, लेकिन ये भारतीय देवता थे। इसके बाद मेगास्थनीज ने ये मौर्यकालीन समाज के एक मजबूत सबल आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है और लिखा है कि मौर्यकालीन समाज आर्थिक रूप से संपन्न था। वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी और सिंचाई की राजकीय व्यवस्था थी। तो निश्चित रूप से राजा कृषि विकास पर ध्यान देता होगा, तो लोग वर्ष में 2 फसल उगाते थे और सिंचाई की राजा की तरफ से यानी सरकार की तरफ से व्यवस्था हुआ करती थी। इसके बाद मेगास्थनीज लिखता है कि राज्य में कभी दुर्भिक्ष यानी अकाल, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। हालांकि यहाँ चूँकि मेगास्थनीज ने जिस चीज़ को देखा और जिस रूप में समझा उसी रूप में उसने विवरण दिया है, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसने लिखा है कि मौर्यकालीन समाज में दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। ये हो सकता है कि जब तक वो रहा हो दुर्भिक्ष नहीं पड़ा हो, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक विवरण भी आता है कि 12 वर्षीय अकाल इसके काल में पड़ा था और इसी के चलते इसको कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाना पड़ा था और चंद्रगिरी की पहाड़ी पर सल्लेखन द्वारा अपना प्राण त्यागना पड़ा था। तो यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। तो मेगास्थनीज का यह विवरण हो सकता है उस दुर्भिक्ष को नहीं समझा हो या उसके काल में उतना भयानक रूप नहीं रहा हो जब तक वो रहा। तो मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य काल में दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, हाँ, और इस काल में उद्योग धंधे काफ़ी विकसित अवस्था में थे और लोगों का मुख्य भोजन चावल और दाल था। तो यहाँ पर देखिए कि आर्थिक रूप से सशक्त होने के कई उदाहरण हैं। जैसे कृषि व्यवस्था मजबूत थी, उद्योग धंधा मजबूत हुआ करता था। तो निश्चित रूप से मौर्यकालीन समाज एक अच्छा, आदर्श, कुशल और समृद्ध समाज का उदाहरण था, जैसा कि मेगास्थनीज के विवरण से स्पष्ट होता है। इसके बाद मेगास्थनीज ने लिखा है कि एक बात और, मेगास्थनीज ने साधुओं को ब्राह्मण कहा है और दार्शनिकों को शर्मेनिस कहा है। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। काफ़ी ये सभी जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं सभी समझने की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ काफ़ी प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं। और जब बीपीएससी मेंस में रिटेन में पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार या मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज का विवरण दें, तो ये सभी पॉइंट काम करेंगे और ऑब्जेक्टिव में तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मेगास्थनीज ने साधुओं को ब्राह्मण कहा है और दार्शनिकों को शर्मिनिस कहा है। और मेगास्थनीज का यह भी विवरण विवाद का विषय है कि समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। एक्चुअली जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ऐसी बिंदुएं थी जहां इसको समझ में नहीं आ सका भारतीय समाज, भारत के लोग या यहाँ की व्यवस्था या रीति रिवाज के बारे में। तो जो इसके समझ में आया उसी के अकॉर्डिंग इसने विवरण दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉनी नामक विद्वान इसी आधार पर इसकी आलोचना करते हैं कि इसने ठीक से नहीं समझा, अतः इसका विवरण ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विंसेंट स्मिथ साहब कहते हैं कि नहीं, इसने जिस रूप में समझा उसका विवरण सही दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जिस समाज से आया था वहाँ दासों की स्थिति बहुत बुरी थी।
जानवर से भी बदतर स्थिति थी इसके समाज में, यूनानी समाज में। लेकिन भारत में दास जरूर थे, ये याद रखिएगा। लेकिन इसने कहा कि यहाँ दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि उतनी बुरी स्थिति भारत के दास की नहीं थी जितना कि यूनान के दास की थी। तो मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि वास्तव में मौर्य समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाणक्य ने विवरण दिया है विस्थि अध्यक्ष, जो बेगार से रिलेटेड था। इसके अलावे दास प्रथा से रिलेटेड और बहुत सारी प्रवृत्तियों का विवरण मिला है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके संदर्भ में, जब चाणक्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तब। लेकिन जहाँ तक यह प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं, तो निश्चित रूप से मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, हालांकि वास्तव में ऐसी व्यवस्था थी भारत में। इसके बाद इसने एक बड़ी यूनिक बात कही है कि मौर्यकालीन समाज में, जो काफ़ी पूछे जाते हैं, मौर्यकालीन समाज में 7 जातियां थीं। यहाँ भी मेगास्थनीज समाज को नहीं समझ पाया है ठीक ढंग से। एक्चुअली जिस 7 जाति का उल्लेख करता है वो 7 वर्ग या समूह थे, जिसको इसने जाति कहा है। और मेगास्थनीज ने जिन 7 जातियों का उल्लेख किया है वो इनमें दार्शनिक, किसान, अहिर, गडेरिया तथा सभी प्रकार के चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा शासनकर्ता। तो देखने से भी लगता है ये जातियां नहीं होती हैं, भारतीय समाज में इस नाम की जातियां नहीं होती हैं, ये वर्ग और समूह थे। लेकिन मेगास्थनीज ने अपने ढंग से इनको जाति कहा। तो बार बार यह प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में कितनी 1-2 वर्ष पहले बीपीएससी पीटी में पुनः यह प्रश्न पूछा गया और बराबर हर जगह पूछे जाते हैं। क्योंकि मेगास्थनीज का विवरण बिहार के इतिहास का तो विवरण है ही, और ये इतिहास भारत का भी इतिहास है। तो कई जगह यूपीएससी वगैरह में या यूपीपीएससी या जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, प्रमुखता से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितने जातियों का उल्लेख किया है। तो 7 जातियों का उल्लेख किया है, हालांकि ये जातियां न होकर के वर्ग या समूह हुआ करते थे। जो भी हो, लेकिन मेगास्थनीज के विवरण से यह जरूर स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन समाज एक आदर्श, उन्नत और कुशल समाज हुआ करता था। इसके बाद मेगास्थनीज ने प्रशासन का भी ये बृहद उल्लेख किया है, विस्तृत विवरण दिया है प्रशासन का। और मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन की सर्वोच्च सत्ता राजा में निहित थी। सही बात है, राजतंत्र में शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा में ही निहित होती है। और मेगास्थनीज ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा शासन का या प्रशासन का सर्वोच्च सत्ताधारी अथॉरिटी था। और मेगास्थनीज ने विवरण दिया है, जो काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं, कि मजिस्ट्रेट 3 प्रकार के हुआ करते थे। मौर्यकालीन प्रशासन में मेगास्थनीज ने 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया है। पहला अग्रोन्मय, जिनकी पहचान जिलाधिकारी के रूप में की गई है। दूसरा अष्टिन्मय, जो नगर का अधिकारी हुआ करता था, टाउन ऑफिसर। और तीसरा सेनाधिकारी, आर्मी ऑफिसर। तो मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन प्रशासन के संचालन में 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया है। अग्रोन्मय, जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अष्टिन्मय, नगर का अधिकारी। और तीसरा सेनाधिकारी, आर्मी ऑफिसर। इसके बाद मेगास्थनीज ने प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि नगर का प्रशासन 6 बोर्ड द्वारा चलाया जाता था। नगर का प्रशासन मौर्य काल में नगर का प्रशासन 6 बोर्ड द्वारा चलाया जाता था। और प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य हुआ करते थे। एक्चुअली 5 सदस्यों की समिति हुआ करती थी मेगास्थनीज के अनुसार। और ये जो बोर्ड थे, प्रथम बोर्ड औद्योगिक
तथा शिल्प इंडस्ट्री, उद्योग तथा शिल्प से संबंधित कार्यों की देखभाल करता था। दूसरा बोर्ड विदेशियों की देखभाल करता था। तीसरा बोर्ड जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखता था। चौथा बोर्ड क्रय विक्रय से संबंधित नियम बनाता था। पांचवा बोर्ड मिलावट का पता लगाता था। गौर कीजिए कितने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल में रही होगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि भारत में पहली बार सुगठित प्रशासन तो मौर्य काल में ही स्थापित हुआ है, और यहाँ का पूरा प्रशासन चाणक्य के द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा पर आधारित थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी इस काल में कि हर काम के लिए अलग अलग समिति बनी हुई थी। क्रय विक्रय के नियम के लिए चतुर्थ समिति थी। पांचवी समिति मिलावट का पता लगाने के लिए थी। आज के प्रशासन में ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। और छठी जो समिति थी यह क्रय विक्रय पर टैक्स से संबंधित थी। इसके बाद मेगास्थनीज ने विवरण दिया है कि गुप्तचर प्रणाली एक सुगठित प्रणाली थी और दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। जी, आज भी होना चाहिए। आज हमारे भारत में या समाज में, खास करके अपने बिहारी समाज में इतना क्राइम क्यों बढ़ा है? दंड व्यवस्था कठोर नहीं है। भारतीय समाज में दंड व्यवस्था यदि कठोर हो जाए तो निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल होगा। लेकिन आज के समाज में दंड व्यवस्था उतनी कठोर नहीं है, बहुत ही लिबरल है। और इस काल में दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर हुआ करती थी। जल्दी अपराध की प्रवृत्ति किसी में नहीं आती थी। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जल्दी किसी में अपराध की प्रवृत्ति नहीं पनपती थी, जैसा कि मेगास्थनीज ने भी लिखा है। इसके बाद राजा द्वारा हर काल में टैक्स दिया गया है और उत्पादन का छठा भाग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल का सबसे प्रचलित कर भाग कर हुआ करता था, जो उत्पादन का 1/6 होता था। और इस बात का विवरण मेगास्थनीज ने भी दिया है कि राजा द्वारा उत्पादन का, प्रोडक्शन का 1/6 भाग टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और क्यों न मौर्य काल में कुशल प्रशासन हो, क्यों न भ्रष्टाचार कम हो, क्योंकि इस काल में अधिकारियों को पर्याप्त वेतन और समय पर वेतन मिलता था। एक्चुअली चाणक्य ने जब विवरण दिया है तो वो लिखता है कि अधिकारियों को उदारता से वेतन दिया जाता था। और मेगास्थनीज ने इस बात का तो विवरण नहीं दिया है कि उदारता से वेतन दिया जाता था, लेकिन इस बात को जरूर लिखा है कि समय पर वेतन मिलता था अधिकारियों को। तो निश्चित रूप से मौर्य काल में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। इसके बाद मौर्य काल के सेना के बारे में लिखा है मेगास्थनीज ने, और लिखा है कि मौर्य काल में परमानेंट आर्मी, परमानेंट सेना की व्यवस्था थी, अस्थायी सेना की व्यवस्था थी। और सैनिकों की संख्या लगभग 7 लाख थी। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सैन्य व्यवस्था रही होगी मौर्यकालीन प्रशासन में। भाई, मौर्यों के काल में ही भारत में पहली बार सुगठित प्रशासन की नींव पड़ी, क्योंकि मौर्यों ने ही पहली बार बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया पर शासन किया। तो बृहत्तर भारत पर इतने बृहत स्तर पर, व्यापक स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए एक सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण तो करना ही होगा। तो मेगास्थनीज के विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था तो कुशल थी ही, और सैन्य व्यवस्था भी बड़ी मजबूत थी, और अस्थायी सेना का प्रावधान था। सभी सैनिकों की संख्या लगभग 7 लाख थी, और सेना का प्रबंध 6 बोर्ड द्वारा, बिल्कुल नगर प्रशासन का 6 बोर्ड द्वारा किया जाता था, जिनमें 5 सदस्य थे। और पहला बोर्ड, प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य थे, और पहला बोर्ड नौसेना की देखभाल करता था। दूसरा बोर्ड आर्मी सर्विस, सैनिक सेवा से संबंधित नियमों की देखभाल करता था। तीसरा बोर्ड पैदल सेना की देखभाल करता था। चौथा बोर्ड अश्व सेना यानी घोड़ा,
अश्व सेना की देखभाल करता था। 5वां बोर्ड युद्ध के रथ, चूँकि हम सभी जानते हैं कि इस काल में युद्ध मुख्य रूप से रथ पर ही लड़े जाते थे, तो काफ़ी महत्व था। तो 5वां बोर्ड युद्ध के रथ से संबंधित कार्यों की देखभाल करता था। और 6ठा बोर्ड गज सेना, हस्ती सेना यानी हाथी वाली सेना की देखभाल करता था। तो समझ सकते हैं कि मेगास्थनीज ने जिस रूप में मौर्यकालीन समाज का विवरण दिया है, निष्पक्ष तो जरूर है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि यह विदेशी था, इसको किसी के प्रति राग विराग नहीं था, लगाव नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ ये नहीं समझ सका है उसको अपने ढंग से विवरण दे दिया है, जो वास्तव में विवरण उचित नहीं माना गया है। लेकिन जो भी इसने विवरण दिया है निष्पक्षता से, इसमें कहीं भी पक्षपात की बात नहीं आती है। और इसने एक अटपटी भी बात कही है, एक बड़ा विचित्र विवरण दिया है मेगास्थनीज ने। और इसने, जैसे कि आपके नोट में लिखा है कि मेगास्थनीज ने एक बड़ा विचित्र विवरण दिया है और लिखा है कि भारत के कई लोगों के माथे पर एक आंख है, कई लोगों के माथे पर एक आंख है, अनेक भारतीयों के सिर कुत्तों की तरह है और अनेक लोगों को नाक है ही नहीं। तो ये बड़ा एक अटपटा विवरण दिया है मेगास्थनीज ने। हो सकता है विकलांगों को देखा हो या कुछ इस प्रकार की घटना इसको दिखाई दी हो, तो उसके आधार पर इसने जो इसको समझ में आया इसने विवरण दिया है। तो निश्चित रूप से मेगास्थनीज के विवरण में कहीं कहीं कमियां अवश्य हैं, लेकिन निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं है। और मेगास्थनीज के विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति, मौर्यकाल की आर्थिक दशा, मौर्यकाल का राजा, मौर्यकाल का प्रशासन और मौर्यकाल की सैन्य व्यवस्था एक कुशल व्यवस्था थी, एक आदर्श समाज था, एक समृद्ध समाज था। और जितने बिंदुओं को विद्यापीठ द्वारा डिस्कस किया गया है, मेरा विश्वास है कि यदि आप इसको सही ढंग से परसीव करते हैं तो आपके पीटी और मेन सभी के पर्पस सॉल्व होंगे। और फिर इसी प्रकार के बिहार से के इतिहास से संबंधित तथ्य को लेकर विद्यापीठ पुनः आपके सामने उपस्थित होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पुनः विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।